Hello everyone, welcome to my channel. I'm Anjali Saraswat and on this channel you will find content related to UGC NET examination. आज हम पढ़ने वाले हैं इंडोर एयर पोल्यूशन के बारे में। तो देखिए, बाहर जो पोल्यूशन होता है उसके बारे में तो सबको पता है कि गाड़ियों से धुआं निकलता है जिसकी वजह से पोल्यूशन होता है। ठीक है। लेकिन जो इंडोर एयर पोल्यूशन है ये क्या होता है इसको आज हम थोड़ा सा समझेंगे। जो इंडोर एयर पोल्यूशन है, इट रिजल्ट्स फ्रॉम पुअर एक्सेस टू क्लीन कुकिंग फ्यूल्स. Indoor air pollution results from burning solid fuels such as crop waste, dung, charcoal and coal for cooking and heating in households. जैसा पुराने जमाने में होता था, अभी तो सबके पास एलपीजी गैसेस हैं, ठीक है, जिसपे कि खाना पकाया जाता है। लेकिन पहले जो खाना बनता था वो काव डंग केक्स, यानी कि जो काव डंग केक्स को हिंदी में क्या कहते हैं, उपले, या फिर कई जगह पे इसको कंडे भी कहा जाता है। इसका इस्तेमाल करके, आग जला करके और तब खाना बनाया जाता था, यानी काव डंग को या फिर जो भी डंग था एनिमल्स का उसको यूज करके उसको फ्यूल की तरह यूज किया जाता था। ठीक है, तो उसको जलाने से बहुत धुआं निकलता था जिसकी वजह से इंडोर पॉल्यूशन हो सकता है। इंडोर पॉल्यूशन के यही रीजंस है। कुकिंग फ्यूल्स जो है वो क्लीन ना होना, क्लीन कुकिंग फ्यूल्स का ना होना इंडोर एयर पॉल्यूशन के लिए जिम्मेदार है। तो इंडोर एयर पोल्यूशन जो है, सॉलिड फ्यूल जैसे क्रॉप वेस्ट, लकड़ियां भी जलाते हैं, ठीक है, और चारकोल यानी कोयला भी जला कर के खाना बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। तो इससे भी इंडोर पोल्यूशन होता है क्योंकि इससे हार्मफुल गैसेस और वीओसीज रिलीज होते हैं। ये भी हम आगे पढ़ेंगे। तो फोर मेजर इंडोर पॉल्यूटेंट्स कौन कौन से हैं? एबेस्टोस, बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट्स जिनको वीओसीज कहते हैं, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि काफी वॉलेटाइल होता है, यानी कि स्टेबल नहीं होते हैं, तो आसानी से रिएक्ट कर जाते हैं और पॉल्यूशन करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड जो हम पुरानी वीडियोस में भी पढ़कर आए हैं इसी यूनिट की। और इसके अलावा एमिशंस फ्रॉम कुक स्टोव एंड हीटर, हीटर और कुक स्टोव से होने वाला एमिशन, ये भी रिस्पॉन्सिबल है इंडोर एयर पॉल्यूशन के लिए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये सारी चीजें। अब एक बार देख लेते हैं सिक बिल्डरिंग सिंड्रोम क्या होता है। SBS शॉर्ट में कहते हैं इसको। सिक बिल्डरिंग सिंड्रोम क्या होता है? इसमें जो भी किसी बिल्डिंग में अगर कोई लोग रह रहे हैं, अगर उनको डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है ना, या तो उनको इरिटेशन हो रही है आईज नोज में, या ड्राई कफ, या फिर स्किन ड्राई एची हो रही है, डिजीनेस, नौजिया, कुछ भी ऐसा फील हो रहा है ना, तो वो बिल्डिंग की वजह से हो सकता है। हो सकता है कि उस बिल्डिंग में वेंटिलेशन प्रॉपर ना हो जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। हो सकता है कि उसमें जो भी वाटर पाइपलाइन का सिस्टम है वो ठीक से ना बना हो। ठीक है, तो कई सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से सिक बिल्डिंग सिंड्रोम हो सकता है। इसमें किसी भी बिल्डिंग में रहने वाले जो लोग हैं उनको फील हो सकता है कि उनको यहाँ रहने में दिक्कत हो रही है, सांस नहीं आ रही, या फिर ये सारी दिक्कतें जो भी लिखी हुई है ये सब हो सकता है। हो सकता है कि वहां की जो स्मेल है या जो भी ओडर है उससे बहुत सेंसिटिविटी हो रही है उनको लोगों को। ठीक है, तो सिक बिल्डिंग सिंड्रोम में ये आ जाता है। बिल्डिंग ऑक्यूपेंट्स कंप्लेन ऑफ सिम्टम्स एसोसिएटेड विद एक्यूट डिस्कम्फर्ट, जैसे कि हेडेक हो सकता है, आई नोज या थ्रोट इरिटेशन हो सकती है, ड्राई कफ हो सकता है, ड्राई और इची स्किन हो सकती है, डिजीनेस और नौजिया हो सकता है ना, बेचैनी हो सकती है, डिफिकल्टी कंसंट्रेटिंग एंड फटीग, थकावट एंड सेंसिटिविटी टू ओडर। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होता है? VOCs शॉर्ट में कहते हैं इसको। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड VOCs आर गैसेस emitted into the air from products or processes. Some are harmful by themselves, including some that cause cancer. VOCs होते हैं ऐसे कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो कि कुछ प्रोसेसेस या फिर कुछ प्रोडक्ट्स में के द्वारा रिलीज किए जाते हैं, या तो कोई प्रोसेस हो रहा है जिसके दौरान ये VOCs रिलीज हो रहे हैं एयर में। ठीक है, या फिर कुछ प्रोडक्ट ही ऐसे हैं जो VOCs के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिनसे कि VOCs रिलीज होते हैं। तो इनकी वजह से भी इंडोर एयर पोल्यूशन हो सकता है, और कुछ तो इतने खतरनाक होते हैं कि वो कैंसर का कारण भी हो सकते हैं। अब कुछ सोर्सेज हम देख लेते हैं। इंडोर पोल्यूशन चल रहा है इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया सोर्सेज ऑफ VOCs इन इंडोर एयर पोल्यूशन। अगर आपको
स्पीड ज्यादा लग रही है मेरे बोलने की, तो आप स्पीड अपने हिसाब से कमियां ज्यादा करके देख सकते हैं। ठीक है, यूट्यूब ऑप्शन देता है आपको स्पीड कमियां ज्यादा करने का। तो इंडोर सोर्सेज क्या है? एलर्जेंस। वैसे तो नाम से ही क्लियर है कि एलर्जेंस है, तो क्या हो रहा है? एलर्जी हो रही है। अब एलर्जी क्या होता है? एलर्जी क्या होता है कि जब भी कोई फॉरेन सब्सटेंस, फॉरेन सब्सटेंस का मतलब कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो आपकी बॉडी का नहीं है, आपकी बॉडी उसको नहीं पहचानती है, ठीक है, वो आपकी बॉडी के लिए फॉरेन सब्सटेंस होगा, कोई भी बाहर का सब्सटेंस। जब भी कोई फॉरेन सब्सटेंस बॉडी के इम्यून सिस्टम के कांटेक्ट में आता है, तो उस इम्यून सिस्टम को लगता है कि भाई ये फॉरेन पार्टिकल क्या है, ये बाहर से आई हुई कोई भी चीज तो इम्यून सिस्टम के लिए दुश्मन जैसा होगा ना। इम्यून सिस्टम तो सोचेगा भाई इसको फटाफट से फाइट ऑफ करते हैं, इसको हटाते हैं, क्योंकि ये तो मुझे नुकसान पहुंचाने आया है इस बॉडी को। तो जब भी कोई फॉरेन सब्सटेंस, या उनको एलर्जन कहा गया है यहाँ पे, जब भी कांटेक्ट में आते हैं बॉडी के इम्यून सिस्टम के, तो इम्यून सिस्टम क्या है? ओवर रिएक्ट करता है ना, टू सर्टेन फॉरेन सब्सटेंसेस, जो कि यूजुअली नॉर्मली हार्मलेस होते हैं ज्यादातर लोगों के लिए। ठीक है, जैसे आप निकल के जा रहे हो, मान लीजिए आपके कुछ 4-5 फ्रेंड्स हैं, आराम से रोड के किनारे खड़े होकर चाय पी रहे हैं, उनमें से एक को अचानक बड़ी तेज छींक आ गई। क्यों? क्योंकि अभी पास से एक गाड़ी निकल कर गई थी जो कि धूल उड़ाती हुई गई है। तो बाकी सब लोगों को, 4 लोगों को कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक को छींक आ गई, क्योंकि और उसको फिर छींकें बंद ही नहीं हो रही है। बाकी सब सब लोग भी तो वहां खड़े थे, बट जो वो एक जन था, उसका इम्यून सिस्टम जो है वो उसने ओवर रिएक्ट किया कि डस्ट पार्टिकल्स गए और उसको छींकें आना शुरू हो गई, यानी कि उसको डस्ट से एलर्जी है। ठीक है, अब एलर्जन कई सारे हो सकते हैं। बहुत लोगों को पॉलन से एलर्जी होती है। पॉलन समझते हैं ना, जो फ्लावर्स पे येलो पार्ट रहता है, जो कि इंसेक्ट अपने पैरों से चिपका के दूसरे फ्लावर्स तक ले जाते हैं, जिससे कि प्लांट्स का रिप्रोडक्टिव सिस्टम फिर काम करता है, प्रोसेस। ठीक है, तो ये होगा एलर्जेंस, जिनकी वजह से आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट करता है और रिएक्शंस होने लगती हैं। दूसरा है फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है? दिस इज द मोस्ट बेसिक एल्डिहाइड। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड। इट इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स, पेपर या प्लाईवुड एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये कहाँ पे? फर्टिलाइजर में यूज होता है, जो कि आपके पेड़ पौधों, खेतों में यूज होता है, आपके क्रॉप्स के लिए। पेपर में यूज होता है फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, और ये सुनने में आपको अजीब लग सकता है, लेकिन कई लोगों को पेपर खाने की हैबिट होती है, यूजुअली बचपन में। तो बट उनको मना किया जाता है, डोंट ईट पेपर, क्योंकि उसमें सब्सटेंसेस होते हैं, कौन से? फॉर्मेल्डिहाइड, जो कि कार्सिनोजेनिक है, और हो सकता है कि वो कैंसर का कारण बने। और प्लाईवुड हो गया, जो कारपेंटर्स होते हैं, जो वुड वर्क करते हैं, यूजुअली उनका मोस्ट ऑफ द टाइम प्लाईवुड के साथ या लकड़ियों के साथ गुजरता है। ठीक है, तो प्लाईवुड में फॉर्मेल्डिहाइड का यूज किया जाता है। तो हो सकता है कि अगर किसी कारपेंटर को कैंसर है, तो उसका कारण हो सकता है कि वो, उसका काम हो लकड़ी, वो प्लाईवुड जिसमें कि फॉर्मेल्डिहाइड प्रेजेंट था। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि सबको हो जाता है, बट इन सम केसेस इट इज पॉसिबल। दूसरा है आपका अंडरग्राउंड वाटर। अंडरग्राउंड वाटर से कैसे भाई? अब देखो, सॉल्वेंट हो गए, इसमें सॉल्वेंट क्या होते हैं? विद कंज्यूमर एंड इंडस्ट्रियल यूजेस सच एज डीग्रीसर्स या पेंट रिमूवर्स या क्लीनिंग एजेंट्स, ये ठीक है, ये सारे सॉल्वेंट यूज होते हैं। जैसे मान लो आपको अ, आपके कपड़ों पे ग्रीस लग गई है, उसको रिमूव करने के लिए आप कोई ना कोई सॉल्वेंट यूज करोगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जिसमें की प्रॉपर्टीज होंगी ग्रीस को डिसॉल्व करने की। ठीक है, तो वो क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया, है ना। पेंट रिमूवर हो गया, है ना, या फिर क्लीनिंग एजेंट्स जो भी हो गए, ये सॉल्वेंट में आ जाते हैं। ठीक है, तो जब आप इनका इस्तेमाल करते हो, तो ये जमीन में चले जाते हैं, ठीक है, पानी के साथ जमीन में अब्सॉर्ब हो जाते हैं, और अंडरग्राउंड वाटर के साथ मिलके ये भी पॉल्यूशन का काम कर सकते हैं। दूसरा है ट्रीज। ट्रीज से भी वीओसीज मिल सकते हैं। आइसोप्रीन, आपने तारपीन के तेल का नाम सुना है? ये 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 जो नाम लिखा हो यहाँ पे, TERPENE, ठीक है, ट्रेपीन, टर्पीन, इसको हिंदी में तारपीन का तेल कहा जाता है। यूजुअली जो पेंटर्स होते हैं वो इसको इस्तेमाल करते हैं टू थिन देयर पेंट। ठीक है, फॉर थिनिंग ऑफ पेंट ये यूज होता है।
एनी ऑफ अ लार्ज ग्रुप ऑफ volatile unsaturated hydrocarbons found in essential oils of plants। जो पौधे होते हैं ये पौधों से मिलते हैं, ठीक है। जो पौधे होते हैं ये कई तरीके के एसेंशियल ऑयल्स देते हैं हमें। जैसे कि आपने बहुत सारे एसेंशियल ऑयल्स का नाम सुना होगा, जिनको आप अपने डिफ्यूजर्स में भी यूज करते होंगे घरों में, ठीक है। और ये अरोमा थेरेपी में भी यूज होता है काफी। एसेंशियल ऑयल्स जो है, यूकेलिप्टस हो गया, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे एसेंशियल ऑयल्स होते हैं जो कि हमें पेड़ पौधों से मिलते हैं, और इनका बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल होता है। तो ये वॉलेटाइल अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। हाइड्रोकार्बन्स ये केमिस्ट्री में चले जाएंगे, इसको ज्यादा समझेंगे तो। हाइड्रोकार्बन्स मतलब हाइड्रोजन और कार्बन्स के कंपाउंड्स है, और अनसैचुरेटेड है मतलब इसमें फ्री बॉन्ड्स है, ठीक है। तो दे आर वॉलेटाइल, ठीक है। तो ये रिएक्शन कर सकते हैं। तो ये भी वीओसीज की तरह काम करते हैं, जो कि एयर पॉल्यूशन के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। दूसरा है फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स क्या है आपको पता है? प्लांट्स या फिर एनिमल्स जो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स तक जमीन के नीचे दबकर बहुत ही ज्यादा हार्ड टेम्परेचर और प्रेशर में रहे हैं, वो धीरे धीरे फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। फॉसिल फ्यूल उसे कहते हैं। अब यहाँ पे कुछ फॉसिल फ्यूल्स के नाम है, जैसे बेंजीन। बेंजीन क्या होता है? जो केमिस्ट्री वाले हैं उनको पता होगा। बेंजीन जो है साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, 6 कार्बन का स्ट्रक्चर होता है। और ये केमिकल है जिसकी यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखी हुई है। ये केमिकल है जो कि कलरलेस होता है, या फिर लाइट येलो कलर का हो सकता है रूम टेम्परेचर पे, और स्वीट ओडर होती है, स्वीट सा स्मेल करता है। और सेम स्मेल वाला आपका होता है टॉलुइन, ठीक है। ये क्लियर होता है, कलरलेस होता है, फ्लेमेबल लिक्विड होता है, यानी कि आग लगा सकता है ये। और इसकी एक डिस्टिंक्टिव स्वीट स्मेल होती है। जैसे बेंजीन की स्मेल होती है ना, स्वीट ओडर, वैसे ही इसकी होती है। अ कॉमन सॉल्वेंट फाउंड इन वेरियस प्रोडक्ट्स। इसको भी काफी सारे प्रोडक्ट्स में यूज किया जाता है। तो ये सभी प्रोडक्ट, ये सारी चीजें जो है वो इंडोर एयर पोल्यूशन कर सकती हैं, क्योंकि ये सारे के सारे वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सोर्सेज हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, और नहीं हुआ है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि आई ट्राई टू पोस्ट वन वीडियो एवरी डे रिलेटेड टू यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। अगर आप ये चैनल सब्सक्राइब किए हुए हैं और आपने बेल आइकन प्रेस किया हुआ है, तो आपको रोज मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे, जिससे कि आपको याद आ जाएगा कि आपको पढ़ना है भाई। क्योंकि कई बार हम बड़े जोश जोश में बैठते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन फिर कुछ टाइम में ही वो जोश उतर जाता है और हम आलस में आ जाते हैं। तो वो आलस ना आए और आप कंसिस्टेंटली अपनी पढ़ाई कर पाए रेगुलरली, इसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और डेली पढ़ाई कीजिए, नोट्स बनाइए। और मैं डेली वीडियो पोस्ट करती हूँ, तो आप मजे से पढ़िए, क्या दिक्कत है, ठीक है। आगे चलते हैं। आपके क्वेश्चंस आ गए हैं। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है जून 2023 से। सम पीपल सफर फ्रॉम व्हाट इज कॉल्ड एज सिक बिल्डिंग सिंड्रोम, ठीक है। कुछ लोग हैं जो सिक बिल्डिंग सिंड्रोम से सफर करते हैं, तो बात ठीक है, कर सकते हैं। स्टेटमेंट 2 कह रहा है सिक बिल्डिंग सिंड्रोम इज कॉज ड्यू टू सप्लाई ऑफ पॉल्यूटेड वाटर इन अ पर्टिकुलर बिल्डिंग। नहीं भाई, एयर पॉल्यूशन है ये, ठीक है। पानी से नहीं होता है, एयर से इसका संबंध है। पानी से नहीं है, तो आपका स्टेटमेंट 1 करेक्ट है और दूसरा गलत है। तो आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग आर द सोर्सेज ऑफ वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वीओसीज के सोर्सेज कौन से हैं? तो देखो भाई, एक बार आपको समझ लेना है वीओसीज होते क्या है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। और यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में? एयर पॉल्यूशन के बारे में। अब देखिए, इन पांचों में से आपको बताना है कि कौन सा इनमें से सोर्स है वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, ठीक है, जो एयर पॉल्यूशन कर सकता है। व्हीकल्स, व्हीकल्स कर सकते हैं भाई, इनसे हार्मफुल जो है धुआं निकलता है, जिसमें कि वीओसीज होते हैं। हम पहले वाली वीडियोस में भी पढ़कर आए हैं इस यूनिट की। प्लांट्स अभी पढ़कर आए हैं, ट्रीज से रिलीज होता है टॉलुइन, सॉरी, आपका आइसोप्रीन जो है प्लांट से, या बहुत सारे एसेंशियल ऑयल हैं जो कि प्लांट से रिलीज होते हैं, ठीक है। तो ये भी वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स हो सकता है, ठीक है। ए और बी तो आपको पक्का है, ठीक है। डी को देख लेते हैं एक बार। पावर प्लांट्स,
पावर प्लांट्स में भी कोयलों का इस्तेमाल होता है, वहां भी धुआं जनरेट होता है, वीओसीज होंगे, ठीक है, तो ए बी डी तो है ही। अब आप समझिए टर्माइट्स और बॉक्स क्या होता है। टर्माइट्स का मतलब होता है दीमक, और बॉक्स का मतलब होता है दलदल, ठीक है। आप कभी किसी दलदल के पास होके गुजरे हो? क्या वहां से स्मेल आई है कोई? क्या प्लीजेंट स्मेल होती है? बड़ी गंदी स्मेल आती है, ठीक है। तो दलदल स्मेल आ रही है मतलब क्या है, वहां पे कुछ कंपाउंड्स हैं जो कि रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, रिएक्शन हो रही है कोई ना कोई। वो क्या होता है, उसमें ग्रीन कलर के यूजुअली एल्गी डेवलप हो जाती है आपकी जो दलदल होती है। और वो क्या करते हैं, मीथेन गैस रिलीज करते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड, और वहां पे, सॉरी, वहां पे इसी तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जनरेट होते हैं, तो हम कहेंगे हाँ दलदल भी उसका वीओसीज का सोर्स हो सकता है। अब रहा टर्माइट्स, तो भाई टर्म इसी तरह से टर्माइट्स जो है ये भी वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सोर्स हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि टर्माइट क्या है, दीमक है। दीमक, अ, आपने अगर देखा होगा तो लकड़ी हुई या फिर कोई भी जगह हुई, वहां पे दीमक ने जैसे ही अपना घर बनाया, वो एक मिट्टी जैसा एक लाइन बनाती हुई चलती है जहां जहां चलती है, तो हो सकता है कि वो मिट्टी की वजह से ही आपको दिक्कत हो सांस लेने में। हाँ सॉरी, तो आपके ये पांचों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, ABCDE। VOCs आर एमिटेड फ्रॉम व्हीकल्स, सही बात है। VOCs आर एमिटेड फ्रॉम सम ट्रीज, ये भी सही बात है, दोनों चीजें ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। Concentration of formaldehyde in indoor environment can be 1,000 times higher than outdoor environment। तो सही बात है, फॉर्मेल्डिहाइड जो है इंडोर एनवायरनमेंट में ज्यादा खतरनाक हो सकता है, इसीलिए वो कहते हैं कि विंडोज वगैरह खोल के रखने चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए घर में, बंद नहीं रखना चाहिए, ठीक है, बंद रहेंगे तो खतरनाक हो सकता है। फॉर्मेल्डिहाइड एक नॉन कार्सिनोजन है, हाँ जी है, तो इसीलिए दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। एलर्जेंस आर सब्सटेंसेस दैट एक्टिवेट द इम्यून सिस्टम, ठीक है, तो ये सही बात है, स्टेटमेंट वन करेक्ट हो जाएगा। कंसंट्रेशन ऑफ एलर्जेंस इन इंडोर एनवायरनमेंट कैन बी 1,000 times हायर देन इन द एयर आउटसाइड, यानी कि एलर्जन जो है इंडोर, लास्ट क्वेश्चन में भी यही था, ठीक है, इंडोर में इनका कंसंट्रेशन जो है ज्यादा खतरनाक होता है, और बाहर के कंपैरिजन में ज्यादा खतरनाक होता है अंदर। तो दोनों ही सब्सटेंस, दोनों आपके स्टेटमेंट ठीक हो गए, फर्स्ट ऑप्शन करेंगे। आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस हैं, बाकी का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, आई होप आपको समझ में आया होगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लीजिए। थैंक यू।